अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ में। हसन लियाकत और आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच के हवाले से डिस्कशन होगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबेन कज़ाफ़ी स्टेडियम में आज पहला T20 मैच खेला जाएगा। इस मैच से पहले बहुत ज़्यादा गपशप हुई और बाबर आजम ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, न्यूजीलैंड के कैप्टन टॉम लेथन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिमी निशाम भी कुछ कहा और इमाद वसीम ने भी कुछ इज़हार किया। लेकिन सबसे पहले बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर बात होगी। बाबर आजम ने बहुत हमारे लिए जो है ना वो सवाल भी खड़े कर दिए और कुछ ना कुछ जवाब भी दे दिए। जो लोग कह रहे थे न्यू एक्सपीरियंस को मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, उसको क्लियर कर दिया। और मैं इस तमाम तर डिस्कशन पे हमारे साथ मौजूद होंगे जवाद आरफ स्टूडियो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जवाद, आपने हमें ज्वाइन किया। और किरण खान हमारे साथ टेलीफोन कॉल पे मौजूद होंगी। किरण, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जवाद, सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं। आज जो है वो बाबर आजम प्रैक्टिकली मैदान में खेलेंगे, लेकिन कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो बहुत कुछ कह दिया कि एक्सपीरियंस को अब जो है वो मौका देना चाहिए और मैं और रिजवान ही ओपन करते हुए आपको नजर आएंगे। देखें, बहुत मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड थी जो उनके मुंह से बाहर निकली, लेकिन ये है कि मेरे ख्याल में वो हक बजानिब भी थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा तनकीद, जिस तरह हमने पहले भी काफ़ी दफ़ा जिक्र किया कि बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी उनके ऊपर, रिजवान के ऊपर, और वो अनड्यू था। और मेरे ख्याल में अफगानिस्तान की सीरीज़ के बाद ये साबित भी हुआ कि वो कितना गलत था। तो मेरे ख्याल में ही हैड हिज चांस टू, ही हैड हिज मोमेंट टू कम बैक, और उन्होंने अच्छा कम बैक किया और दिया। और इसमें कोई शक नहीं है कि एक्सपीरियंस का वैसे भी कोई मोल नहीं होता। जब आपकी टीम में इतना इधर एक्सपीरियंस है तो मेरे ख्याल में यू हैव टू गो विद द एक्सपीरियंस। और फिर पाकिस्तान की कंडीशंस भी कुछ ऐसी हैं कि जहाँ पे नॉर्मली, जिस तरह हमने अभी PSL के अंदर भी देखा, सिर्फ पिंडी को छोड़ के बाकी सारे स्टेडियम में 170-180 रन वर इनफ टू विन द मैचेस। तो मेरे ख्याल में लाहौर की पिच ऐसी ही आपको नज़र आएगी कि 160-170 रन पे आपको मैच जो है वो एटलीस्ट कंपेटिटिव मैच नज़र आएगा। तो मेरे ख्याल में बाबर और रिजवान के साथ ही जाना चाहिए और वो ऐसे ही जाएंगे। मेरे ख्याल में जो आपका यूथ है, व्हाट आई बिलीव इज़ कि जो आपका यूथ है वो आपको मिडिल ऑर्डर में खेलता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, चलते हैं जी, सुनते हैं बाबर आजम ने क्या कुछ कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इस वक्त उनका शॉट हमारे पास मौजूद है और उसके बाद किरण खान से। जी, तो सबसे पहले किरण आपकी तरफ आऊँगा। बाबर आजम को आपने सुना है और बाबर आजम कह रहे हैं कि नो मोर एक्सपीरियंस, मतलब कि ज़्यादातर जो है ना वो एक्सपीरियंस के ऊपर ही जाएंगे और नो मोर एक्सपेरिमेंट एट ऑल, के बिल्कुल तजुर्बात नहीं करेंगे बाबर आजम। बिल्कुल, देखिए, जो कल की बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो उनने बिल्कुल एक ओपन माइंड के साथ की। जो चीज़ें थी उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के माइंड में बहुत सारे सवालात चल रहे थे। क्योंकि इसके बाद हमें पता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं है वर्ल्ड कप और एशिया कप की तैयारी के लिए। तो एज यूजुअल ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि बाबर और रिजवान की जोड़ी जो है वो बहुत मकबूल है। और दूसरा अगर देखा जाए तो T20 में एक दर्जा बेहतरी के साथ 775 के साथ वो जो है तीसरे नंबर पर अब जो है वो T20 में भी आ गए हैं। तो वो दिन ब दिन खुद भी तरक्की करते जा रहे हैं, अपनी टीम को भी साथ लेके जा रहे हैं। तो मुझे भी लगता है कि हमें ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए, क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट करके देख लिया। अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ वो सब हमारे सामने था। हम इस चीज़ के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं कि नौजवान को, यंगस्टर्स को मौका नहीं देना चाहिए। लेकिन देखिए, एक्सपीरियंस के साथ जब अब यंगस्टर्स को मौका मिलेगा तो वो कॉन्फिडेंस भी उनको ज़्यादा मिलेगा। सैम ने अच्छा परफॉर्म किया, उनको टीम में जगह मिली, हारिस को भी जगह मिली है। तो इसी तरह से बाकी जो दीगर जमान खान है, एहसान उल्लाह है, देखिए, आप जब कहते हैं कि वो कप्तान है और कप्तान ने ही मैदान में लड़ना है, तो फिर ये कप्तान का हक है कि वो किस खिलाड़ी को लड़ाएगा। ऑन द सपोर्ट उसको क्या लगता है ऑन द मोमेंट कि कौन से खिलाड़ी को खिलाना चाहिए, कौन सा नहीं। तो ये डिसीजन डेफिनेटली कैप्टन का ही होता है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये किसी और ने लेना है, क्योंकि वो मैदान के अंदर उनने लड़ना है, 11 खिलाड़ी उनने लड़ाना है। तो उनको बेहतर पता होगा कि मेरे जो 11 खिलाड़ी हैं वो मेरे टीम में मेरा साथ देंगे। तो ये ठीक है, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा डिसीजन है। जहाँ पे ज़रूरत महसूस होगी यंगस्टर्स को मौका देने की, तो वहाँ पे उनको भी खिलाया जाएगा। और वो खुद भी कह रहे हैं कि यंगस्टर्स को भी इतना ज़्यादा, पहले ये होता था कि एक खिलाड़ी जहाँ पे आता था वो इसी चीज़ के ऊपर बहस करता था कि नहीं, मुझे उसी नंबर पे खेलना है। लेकिन अब जो यंगस्टर्स आ रहे हैं उनको पता है कि हमें कभी भी कहीं पे भी शफल किया जा सकता है। तो आपको अपनी गेम आनी चाहिए, बाकी नंबर्स आगे पीछे हो ठीक। जाते हैं। आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के टीम को कहाँ पे किस टाइम पे कितनी ज़रूरत है, तो आप ठीक उसके हो गया मुताबिक किरण। अपनी
जवाद साहब, आप जब बाबर का शॉट सुन रहे थे तो आप कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे थे, वो क्या करना चाह रहे थे? फिर मैं अपने सवाल की तरफ आता हूँ। देखिए, मैं वही बात मैं कर रहा था जो मैंने इनिशियली की थी कि बाबर आजम ने बहुत ज़्यादा प्रेशर पिछले कुछ अरसे में, हमने जिस तरह जिक्र किया, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेशर लिया, लेकिन समहाउ वो विंडिकेट हुए अपने अपने उस जो उनके ऊपर चीज़ें कही जा रही थी उनके बारे में। और मेरे ख्याल में वो जब आज उन्होंने कल जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वो काफ़ी ज़्यादा पूरा एतमाद लगे और वो ही वॉज वेरी वेरी, मैं खुश तो नहीं कहूँगा क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान हारता है तो कोई भी कप्तान कभी भी खुश नहीं हो सकता, बट द पॉइंट इज़ कि वो विंडिकेट हुए थे कि यार हमें जो है वो आप लोगों ने जिस तरीके से उनको बिठाया गया लास्ट मोमेंट के ऊपर, वो ठीक नहीं था। और मेरे ख्याल में बहुत सारी जो आवाज़ें उनके बारे में उठ रही थी वो भी मेरे ख्याल में अब बंद होनी चाहिए और वो हो जाएंगी। एक चीज़ अगर मैं बीच में जिक्र करता चलूँ थोड़ा सा, इफ़ इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ योर कमिंग सेगमेंट, तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा हम स्क्वाड को डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि वो बिल्कुल करेंगे हम। लेकिन आपसे अब सवाल ये करना था, ये तो चले आपने ऐड ऑन किया, आपकी बाबर आजम साहब कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अभी तक तो हमने डिसाइड ही नहीं किया कि हमने मिडिल ऑर्डर में किसको खिलाना है, टॉप ऑर्डर में किसको खिलाना है। तो सर, ये तरबियती गेम क्यों चल रहा था लाहौर में? आप इतने मासूमाना तरीके से आके जवाब दे देते हैं कि मिडिल ऑर्डर आपने डिसाइड नहीं किया, टॉप ऑर्डर डिसाइड नहीं किया, तो आप कर क्या रहे थे? मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड को सरप्राइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको पर्चे में आखिरी दिन पता चलेगा कि आना क्या है। तो यार देखिए, मेरे ख्याल में थोड़ा सा ना जो डिसीजन है थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि लेट्स फेस इट, जब पेशावर के लिए ज़ल्मी के लिए खेल रहे थे बाबर, साइम और हारिस, तो वो एक स्लॉट आपने देखा था, कभी इनिशियली हारिस ने ऊपर स्टार्ट किया, उसके बाद फिर साइम नीचे आ गए, फिर उसके बाद हारिस नीचे आ गए और साइम ऊपर चले गए। अब थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आ रही है कि अब इस टीम में बाबर भी है, इस टीम में रिजवान भी है, इस टीम में फ़खर जमान भी है और उसमें फिर हम दो यंगस्टर को भी स्लॉट करना है। तो मेरे ख्याल में वो थोड़ा सा कुछ मेरे लिए भी फॉर मी दैट इज़ अ वेरी 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 टफ डिसीजन क्योंकि अगर ओपन बाबर और रिजवान ने करना है तो मेरे ख्याल में फ़खर जमान की 1 डाउन से बेहतर जगह बनती ही नहीं है। तो इफ़ ही बैट्स 1 डाउन तो 2 डाउन और 3 डाउन पे पर आपको हारिस और साइम को खिलाना ही पड़ेगा। एक छोटी सी, मैं जिस तरह बात कर रहा था, मैं दोबारा मैं कह रहा हूँ कि स्क्वाड के बारे में आपने बैकअप बैट्समैन स्क्वाड के अंदर एक भी नहीं रखा। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट दिस कि बैकअप बैट्समैन नहीं है। अगर आपके टॉप 5, अगर मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि बाबर, रिजवान, फ़खर, साइम और हारिस खेलते हैं, ये आपके 5 बैट्समैन खेलते हैं, तो इनका बैकअप बैट्समैन कोई नहीं है। कोई ऐसा लड़का पीछे आपने स्क्वाड में सिलेक्ट नहीं किया। आपको खेलते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, मुझे तो नज़र आ रहे हैं खेलते हुए क्योंकि इसके अलावा आपके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है कि आपने 4 ऑलराउंडर तो नहीं खिला सकते। मेरे ख्याल में यू विल गो विथ 3 पेसर्स और 3 स्पिनर्स के साथ आप जाएंगे और मेरे ख्याल में आप चौथा ऑलराउंडर तो नहीं खिलाएंगे। अगर आप चौथा ऑलराउंडर नहीं खिलाएंगे तो यू विल हैव टू प्ले दीस 5 गाइस। अच्छा किरण, आप क्या समझती हैं, मोहम्मद हारिस की और साइम अयूब की बात की है जवाद ने, और आपको पता होगा कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर आजम ने बहुत ही ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि मोहम्मद हारिस और साइम अयूब मुझे इस वजह से पसंद है कि ये किसी भी पोजीशन में खेलने के लिए तैयार हैं। तो इसको आप किस तरह देख रही हैं? देखिए, बाबर आजम ने तो अपनी मायने जो बात थी वो बिल्कुल क्लियर कर दी कि हारिस और अफ्तार, क्योंकि बात ये हो रही थी कि बाबर आजम को 1 डाउन आना चाहिए और उनको सैम को जो है ऊपर भेजना चाहिए। लेकिन अब बाबर आजम ने जो बात बड़ी क्लियरली कह दी है कि ओपनिंग मैं और रिजवान ही करेंगे, तो सैम जो है वो फिर डेफिनेटली 1 डाउन आएंगे। तो उनके साथ जो है फिर अब देखना ये होगा कि फ़खर जमान आते हैं, आप फ़खर जमान को नहीं भेज रही? देखिए, 1 डाउन मुझे लगता है कि क्योंकि अगर बाबर आजम अपना जो पेशावर ज़ल्मी का स्क्वाड था जिस हिसाब से अगर जा रहे हैं तो फिर तो वो सैम को भेजेंगे। उस हिसाब से तो बिल्कुल नहीं जाएंगे क्योंकि फ़खर जमान को भी तो एडजस्ट करना है। नहीं, अब फकत देखिए, अब ये देखना होगा, मैं यही तो बार बार कह रही हूँ कि ये अब कैप्टन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देखेगा कि मुझे अपने कौन से बेस्ट खिलाड़ी को उतारना है। तो फ़खर जमान है, फिर इफ्तिहार भी हमारे पास है, हारिस, तो इनमें से कौन जो है वो 1 डाउन और सेकंड पे जाएगा। तो बिल्कुल जी जवाब की बात ठीक है कि हमें देखना होगा कि जहाँ पे हमारे पास बैकअप भी कोई नहीं है, अगर जहाँ पे कोई एक भी उस तरह से क्लैप्स किया तो कोई ऐसा नीचे हमें दिखाई नहीं दे रहा कि जो उसकी जगह पे आके उसको टीम को बैकअप कर सके, जो टीम को लेके चले। तो ये चीजें बड़ी देखने वाली हैं, लेकिन होप फॉर द बेस्ट कि हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करे और सीरीज में हम जीते भी। दूसरी जानिब हम देखते हैं तो न्यूजीलैंड की टीम भी कोई इसमें बहुत बड़े नाम नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि वो लीग में बिजी हैं, तो उनकी जो बी टीम जहाँ पर मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद उनके कैप्टन का भी कहना था कि अच्छा मौका है, हमारे पास भी ज्यादा टाइम नहीं है, वर्ल्ड कप में 1 साल है, तो हम भी देखना चाहेंगे कि हमारे नौजवान जो खिलाड़ी हैं वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो दोनों टीम के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। देखते हैं, आज पहला T20 है,
तो कौन सा जो है स्क्वाड टीम जो है उतारी जाती है दोनों कैप्टन की जाने से। तो लेट्स सी कि आज का मैच एक हो जाने दें तो फिर हमें सिचुएशन जो है सारी वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। जवाद, बाबर ने ये कहा कि हारिस और साइम तो बहुत अच्छे हैं, उनको पोजीशन का कोई कंसर्न नहीं, लेकिन बाबर अपनी ओपनिंग स्लॉट को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं। इसकी क्या वजह है? देखिए, टाइम एंड अगेन हमने इसके ऊपर डिस्कशन की है। मेरे ख्याल में बाबर की प्लेइंग स्टाइल जिस तरह का है, जिस तरह की उनकी गेम है, अगर वो सर्कल के 6 ओवर नहीं खेलेंगे तो मेरे ख्याल में उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन माई सेल्फ। मैं कहने का मकसद ये है कि लेट्स सपोज हम रिजवान और साइम के साथ ओपन करते हैं और समहाउ रिजवान और साइम जो है वो 6 ओवर्स तक सर्वाइव कर जाते हैं। उसके बाद बाबर अगर कोई विकेट गिरती है और बाबर कम्स इन, तो मेरे ख्याल में बाबर के लिए उस तरह एकदम आके ना एक्सेलरेट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 6 ओवर्स के बाद बीच के जो 8 ओवर होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए कंसिडर किए जाते हैं क्योंकि उसमें जो है वो पेस बनता है पूरी की पूरी इनिंग्स का। तो बाबर की एबिलिटी में कोई शक नहीं है, उनके टेम्परामेंट में, उनकी क्लास में भी कोई शक नहीं, बट द पॉइंट इज कि वो जो उनके जो 6 के बाद 6 से लेके 14 तक ओवर होते हैं, 8 ओवर जो बीच के बेसिकली होते हैं, उन 6 में आपने अपनी इनिंग्स जो है ना वो बनानी पड़ती है। और बाबर की अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल में उस तरह की पावर हिटिंग नहीं है कि वो 6 से 8 में उन 8 ओवर्स में गेम को ड्रैग कर सके। तो मेरे ख्याल में बाबर और रिजवान दोनों के लिए मैं कहूँगा, मैं सिर्फ बाबर की बात भी नहीं करूँगा, रिजवान के लिए भी अगर ये दोनों ओपन नहीं करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा इनको नीचे स्लॉट आप समझते नहीं कि बाबर और रिजवान को थोड़ा सा, जिस तरह आपने बैकअप की बात की, स्ट्रेंथन की बात की, तो इनको मिडिल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुर्बानी देनी चाहिए, ऊपर जो है एक्सपीरियंस को भेजना चाहिए? एक्सपीरियंस एज इन मेरे ख्याल में ऊपर यंगस्टर्स को बैक पार्ट भेजना चाहिए। यंगस्टर्स को देखो, बात आपकी मैं हमेशा ये बात मिडिल ऑर्डर स्ट्रेंथन हो जाएगा। हम हमेशा से यही कहते हैं कि बाबर रिजवान आउट होते हैं, उसके बाद बैटिंग कोलैप्स हो जाती है। देखें, एज अ फैन, एज एन एनालिस्ट, मेरे लिए जो है ना इंटरनेशनल क्रिकेट में 160 170 रन 180 रन जो है ना वो बहुत ज़्यादा बस करते हैं कंसिडरिंग कि आपकी बॉलिंग किस लेवल की है। तो मेरे ख्याल में रिजवान एंड बाबर एज फार एज आर बॉलिंग इज क्लिकिंग, मेरे ख्याल में हम लोग 160 170 180 रन भी करेंगे तो विल बी वेरी वेरी सेफ। तो मेरे ख्याल में आपको ऊपर टेंकर नहीं करना चाहिए, आपको जिन लोगों को खिलाना है वो नीचे ही खेलेंगे। और मैं एक और बात, मैं जिस आपसे जिक्र कर रहा था स्क्वाड के बारे में, मैं इसीलिए थोड़ा सा सरप्राइज हूँ। स्क्वाड बहुत मुझे पसंद है, मैं आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि आपने इन यंगस्टर्स को चांस दिया। बट द पॉइंट इज़ कि आपने देखा ये नहीं कि हमने स्लॉट किस जगह पे अगर प्लेयर्स को खिलाना सारे तो ओपनर्स खेल रहे हैं इस टीम में। एग्जैक्टली उन नंबर्स का हमारे पास एक भी बैकअप नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन लड़कों को नहीं खेलना चाहिए, व्हाट आई एम सेइंग इज कि कम से कम एक तो यार लड़का आपने मिडिल ऑर्डर का रखा होता, बैकअप पे ही रख लेते कि आप इन 5 को खिला के और एक लड़का मिडिल ऑर्डर का बैकअप पे रखते, जस्ट इन केस कि अल्लाह ना करे कि इन दोनों में से कोई काम नहीं करता मिडिल ऑर्डर में, तो आप एक मिडिल ऑर्डर का लड़का स्लॉट इन कर सकते। ये थोड़ा सा वरिंग साइन है मेरे लिए। किरण, बाबर आजम खुद ओपनर, रिजवान ओपनर, मतलब ये बने हुए ओपनर आजकल ओपनिंग कर रहे हैं और अच्छी कर रहे हैं। फ़खर जमान किसी ज़माने में ओपनर थे, वो भी इसी स्लॉट में ठीक का। हारिस भी ओपनर हैं और साइम अयूब भी ओपनर हैं। तो हमने क्या सोच की ये टीम बनाई? मतलब एक स्लॉट के लिए कम से कम एक प्लेयर को लेके जाना चाहिए। हम एक स्लॉट के लिए 5 प्लेयर्स को लेके जा रहे हैं और हमारे मिडिल ऑर्डर में कोई बंदा ही नहीं है सर्वाइव करने के लिए। देखिए, यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी वरिंग है। हम सब यही बात करेंगे बाबर आजम, लेकिन वही वाली बात है ना कि बाबर आजम 1 डाउन वो भी नहीं आ सकते, ठीक है। लेकिन सैम अयूब को हमने देखा कि वो 1 डाउन भी अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। अगर हम देखते हैं, अगर पीएसएल में तुमने 1 डाउन में भी अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन ऑल्दो फखर की अगर बात करते हैं तो फखर भी ओपनर है। तो मुझे ये था कि फखर को ओपन हमें करवा देना चाहिए, बाबर को 1 डाउन जो सेकंड पे आ जाना चाहिए, ताकि मिडिल ऑर्डर हमारा स्ट्रेंथन हो जाए। लेकिन अब वो कैप्टन है, वो भी अपनी पोजीशन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। फखर के मामले पे तो मैं भी थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा आपसे, क्योंकि फखर एज ए ओपनर जो है ना आजकल फेल हो रहे हैं। आजकल देखिए, जब आप बार बार किसी की पोजीशन चेंज करेंगे तो डेफिनेटली उनको समझ ही नहीं आएगी कि मैंने जाना किस पे है। तो जब एक कैप्टन देखिए, जब एक कैप्टन खुद अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए वो अपनी पोजीशन नहीं छोड़ रहा, तो एक जूनियर खिलाड़ी जो वो तो डेफिनेटली वो भी तो फिर उस चीज का थोड़ा सा उसके ऊपर भी तो इम्पैक्ट आएगा ना। ये बात हमें माननी होगी, ठीक है। अब जैसी बात है, उनको मौका मिला, वो ये तो नहीं कह सकते कि भाई हमने नहीं खेलना। उन्हें खेलना तो है, टीम में भी रहना है, उसके लिए बेहतर फिर चाहिए कि जो उनको कहा जाएगा वो करेंगे। लेकिन अब वहां पे वो सर्वाइव करते या नहीं करते, ये भी फिर जो है फिर खिलाड़ी के ऊपर भी प्रेशर होता है।
तो बहुत सारी चीजें इसमें, तो फिर हमें ये चीज देखनी पड़ेगी कि मिडिल ऑर्डर में कौन बंदा है जो बेस्ट सरवाइव कर सकता है। अगर ऊपर से हम लोग क्लैप्स करते हैं, अल्लाह ना करे अगर बाबर और रिजवान क्लैप्स कर जाते हैं, तो नीचे आप खुद देखें, आप कह रहे हैं कि वरिंग सिचुएशन है, नीचे अभी तक आपके पास ऐसी कोई पोजीशन नहीं आई जहाँ पे हमें पता चल सके कि नीचे मिडिल ऑर्डर जो है हमारा कितना कामयाब है और कितना नाकाम है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि एक अदर मैच में हमें पता चलना चाहिए कि हमारा अगर ऊपर से ओपनिंग स्लॉट अगर नाकाम होता है तो बीच वाला जो स्लॉट है वो क्या अपनी करके दिखाता है। तो आज का मैच देखने के बाद हम बेहतर तरीके पे ये तज्जिया कर पाएंगे कि हमारी जो टीम है वो कहाँ पर स्टैंड कर रही है। ठीक जवाद, जिस तरह इन्होंने बात की और हम भी काफ़ी अर्सा बात कर चुके हैं कि आपके ओपनर्स देखें तो वो इस तरह के प्लेयर हैं कि जो दायरे का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आप अपना मिडल ऑर्डर देखें तो वो बिल्ड करने वाले नहीं हैं, वो सारे ही मारने वाले हैं, हारिस भी, साइम अयूब भी, फ़खर जमान भी। तो जहाँ पर स्टेबिलिटी चाहिए होगी टीम को, वो कौन प्रोवाइड करेगा? देखिए मेरे ख्याल में आपकी जो स्टार्टिंग 11 है फॉर माई लाइकिंग, मेरे ख्याल में इफ्तिखार वुड बी प्लेइंग इन योर स्टार्टिंग 11, तो दैट कुड एक्चुअली बी वन स्टेबलाइजिंग पॉइंट। लेकिन अगैन फिर मैं वही बात कर रहा हूँ कि अगर इफ्तिखार लेट्स सपोज आ जाते हैं 2 डाउन या 3 डाउन, तो 4 डाउन हारिस खेलेगा या 4 डाउन साइम खेलेगा। अब ये मेरे लिए थोड़ा सा एक और सरप्राइज़ होगा कि इतना नीचे कौन जाएगा और ये इनिंग्स कैसे चलेगी। मैं इसी वजह से बार बार कह रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा सरप्राइज हूँ स्क्वाड सिलेक्शन को लेके। मैं लड़कों से लिए बहुत खुश हूँ, लेकिन ये स्क्वाड को लेके मैं थोड़ा सा कंसर्न हूँ। बट अगर आपने स्टेबिलिटी आपको चाहिए तो मेरे ख्याल में इस करंट स्क्वाड के अंदर आपको स्टेबिलिटी सिर्फ इफ्तिखार से ही मिल सकेगी। अगर अल्लाह ना करे आपके ऊपर 2-3 विकेट्स अगर ठीक गिर जाती है तो मेरे ख्याल में इफ्तिखार आपको वो स्टेबलाइजिंग फैक्टर दे सकता है। उसके अलावा बाकी स्क्वाड के अंदर आपके पास 2 और ऑलराउंडर्स बैठे हुए हैं, फ़हीम अशरफ और मोहम्मद नवाज़, और फिर बाकी आपके जी एग्जैक्ट नहीं, मतलब वो माय पॉइंट इज कि आपके पास 2 ऑलराउंडर्स हैं जिसके लिए आपने चार ऑलराउंडर्स आपने रखे हुए स्क्वाड के अंदर, दो स्लॉट्स के लिए, 5 बॉलर आपने रखे हुए 3 स्लॉट्स के लिए, 5 बैट्समैन हैं, 5 ही स्लॉट्स हैं बस। ये और 5 बैट्समैन हैं और 5 ओपनर हैं एग्जैक्टली। तो मैं ये सिर्फ कहना चाह रहा हूँ कि आपने सिर्फ ये समझना है कि वेयर इज़ द बैलेंस, देयर इज़ एब्सोल्युटली नो बैलेंस इन द स्क्वाड। मैं चाहता हूँ कि आप इन लड़कों को चांस दें, लेकिन कम से कम कुछ बैकअप के साथ चांस दें। तो आपने जो बात की, कमिंग टू योर पॉइंट, मेरे ख्याल में स्टेबिलिटी सिर्फ आपको इफ्तिखार से ही मिल पाएगी इस स्क्वाड के अंदर से। ठीक, स्टेबिलिटी इफ्तिखार से मिल सकती है। जवाद भी हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स बज़। और अब बात होगी बाबर आजम के ऊपर। तो काफ़ी बात हो चुकी है, लेकिन बाबर आजम ने कुछ ऐसे सवालात भी किए हैं जिनको डिस्कस करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप में प्रिपरेशन जो है वो करने के लिए वक्त बहुत कम है, और ये बाबर आजम का एक अच्छा जो है ना वो जवाब था। मैं समझता हूँ कि हमारे पास वक्त भी कम है, और जिस तरह की चेंजेस हो रही हैं जवाद, ये चेंजेस मेरा ख्याल है कि बाबर आजम के लिए भी उस तरह की फ्रूटफुल नहीं साबित होंगे, और वर्ल्ड कप कैंपेन के लिए भी आज मैं समझता हूँ कि दुरुस्त नहीं साबित होंगे। हाल में वर्ल्ड कप तो 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप है। वो वाला स्क्वाड जो है वो आपका इस स्क्वाड से कम काफ़ी बेहतर बैलेंस्ड है इन टर्म्स ऑफ के एक्सपीरियंस उसमें काफ़ी ज़्यादा है, और उसमें डेप्थ भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि वो स्क्वाड थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन आपकी बात ठीक है कि ज़ाहिर है ब्रिंक ऑफ द वर्ल्ड कप, ये चेंजेस अभी आप ये चेंजेस कर रहे हैं। देखिए, अपॉर्चुनिटीज़ आपको देनी थी, इन लड़कों ने परफॉर्म किया था। आपको किसी भी किस्म की पिचेस थी, मैं हमेशा इस बात को कहता रहता हूँ कि यार पिच कैसी भी आपको खेलना पड़ता है, तो वो किसी भी किस्म की पिच थी, इन लड़कों ने परफॉर्म किया, तो आपने उनको अपॉर्चुनिटी देनी बनती थी और आपने अपॉर्चुनिटी उनको दी है। एज़ फार एज़ योर वर्ल्ड कप इज़ कंसर्न, मेरे ख्याल में आपका वर्ल्ड कप जो है वो जिन कंडीशंस में है, एक तो वो हमें थोड़ी होपफुली वो हमें सूट करेंगी। दूसरा ये है कि आपके जो वर्ल्ड कप वाला स्क्वाड है, आपका 50 ओवर स्क्वाड है, उसमें आपको इमाम नज़र आएंगे, उसमें आपको हारिस सोहेल नज़र आएंगे, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस स्क्वाड है। मेरे ख्याल में वो वाला जो स्क्वाड है वो वाला एस्पेक्ट जो है वो थोड़ा सा आपका कवर हो सकता है। एक पिछले सेगमेंट से रिलेटेड एक बात करता चलो, एक रिप्लेसमेंट ज़रूर है सर, मैं आई फॉरगॉट, एक रिप्लेसमेंट है और वो है शान मसूद, और वो छठे ओपनर है माशाल्लाह। ठीक है, अच्छा शान मसूद छठे ओपनर है जी, ठीक हो गया। इसके बाद क्योंकि किरण से एक सवाल करना है और उसके बाद मैं टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर भी बात करूंगा। किरण, ये बताइएगा कि ये जो बाबर आजम ने कहा वर्ल्ड कप के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, 1-2 चेंजेस कर सकते हैं, ज़्यादा बड़ी चेंजेस नहीं कर सकते, वैसे बाबर आजम की भी थोड़ी देर बाद ही ये याद आई, क्योंकि जब तक उनकी कप्तानी को कोई ख़तरा नहीं था तो वही स्क्वाड चल रहा था, वही सब कुछ चल रहा था। लेकिन जो ही अफगानिस्तान के खिलाफ थोड़े से लड़के बदले तो उनको भी समझ आ गई कि अब मुझे ये बात भी करनी चाहिए कि हमारे पास वर्ल्ड कप के लिए टाइम कम है।
देखिए, हम बात तो बिल्कुल करें, एक्सपेरिमेंट इसलिए भी बात करें कि देखिए यंगस्टर्स भी आ रहे हैं, तो अब जब जो मैनेजमेंट टीम है, सिलेक्शन टीम है, जब उसने कह दिया कि यंगस्टर्स को भी मौका दिया जाएगा और जब वो परफॉर्म भी कर रहे हो, तो उनका हक भी बनता है कि सीनियर्स के साथ जूनियर्स को भी मौका दिया जाना चाहिए। तो जब उनको अपनी ज़ाहिर-सी बात है, हर इंसान को अपनी पोजीशन बड़ी अजीज होती है, तो अब वो जब देख रहे हैं कि मुझे बैकअप रिप्लेस करने के लिए एक अच्छा खिलाड़ी मौजूद है, तो डेफिनेटली फिर ये तो बनता ही है। दूसरी बात ये बिल्कुल ठीक है कि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, हम ज़्यादा तर्जुबात नहीं कर सकते क्योंकि वो भी हमने करके देख लिए हैं। तो बेहतर है कि ठीक है, अब वो जैसे बिल्कुल इन्हें जवाब ने कहा कि हम इतने सारे ओपनर्स लेके जा रहे हैं कि हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हमने कौन से ओपनर को हम 5 से लेके 6 तक हम सबसे ओपनिंग करवाएँगे। तो ये बड़ी वाक़ई में अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे लिए। लेकिन अब चलें, होप फॉर द बेस्ट कि हम क्या कर सकते हैं इसमें। अब हमारे कैप्टन को सोचना होगा कि वो किस तरीके से टीम को लेके चलेंगे और किस तरीके से आगे टीम हमारी परफॉर्म करती है। ठीक ठीक हो गया। अच्छा, ये भी नहीं हो सकता जवाद कि जिस तरह सारे ही ओपनर हम लेके चले गए हैं, आप देखिए साइम भी ओपनर हैं, हारिस भी ओपनर हैं। टी20 क्रिकेट में ज़्यादातर मौका ही ओपनर्स को मिलता है, तो ओपनर्स ही छाए हुए हैं और यही ओपनर्स जब बड़ी क्रिकेट खेलेंगे तो इनको किसी भी नंबर पे खेलना पड़ता है। शॉर्टली बताइएगा। ऐसा ही है। देखिए, मैं आपको अभी जल्दी से अगर आप शॉर्टली पूछा तो एक इंडिया की एग्जांपल देता हूँ। केएल राहुल आजकल नंबर 4 पे बैटिंग करने आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जब आपकी स्लॉट नहीं बन रही होती है तो आपको नीचे आके परफॉर्म करना पड़ता है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली टीम में सिर्फ 2 ही ओपनर हो सकते हैं। और मतलब आप अगर इसका ये मतलब है कि अगर 2 स्लॉट्स ओपनर की ऑक्यूपाइड है तो बाकी लड़के जो ओपन कर रहे हैं वो क्रिकेट ना खेलें या वो अपनी उम्मीद छोड़ दें। ऐसा नहीं होता, आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है और कहीं भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको ग्रैब करनी पड़ेगी। जवाद, ये तो शॉर्ट सा जवाब था, लेकिन मुझे आप बताइएगा कि बाबर आजम का अब सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करते हैं हम। उन्होंने कहा जी कि मुझे क्लियरेंस मिली है एज ए कैप्टन पीसीबी की जानिब से, लेकिन एक बड़ा मानी खेज वहां पर बाबर आजम ने जवाब दिया कि यू नेवर नो कि आपको कब कप्तानी जो है ना वो उससे हटा दिया जाए या फिर कब आपकी कप्तानी खत्म हो जाए। कहीं ना कहीं खदशात तो होंगे। देखिए, बाबर की ये बात जब सुनी तो मतलब मेरे जहन में सरफराज भाई की वो बात आई कि जब मैंने मतलब 10 के 11 सीरीज़ हमने इकट्ठी जीती, 12वीं में क्या हुआ, 12वीं में मुझे निकाल दिया। तो पॉइंट ये है कि ये तो पाकिस्तान की क्रिकेट है, इसमें कुछ भी हो सकता है किसी भी वक्त। मतलब इतनी अनप्रडिक्टेबल है। अनफॉर्चुनेटली ये थोड़ा सा है, वो मैं एक अलग बात करने लगा। पॉलिटिक्स, जितनी हमारी पॉलिटिक्स अनप्रडिक्टेबल है उतनी ज़्यादा मेरे ख्याल में हमारी जो क्रिकेट भी वो अनप्रडिक्टेबल। कभी पता नहीं चलेगा आपको कि अगले दिन क्या होने वाला है। बाबर जितना बड़ा प्लेयर है, जितना बड़ा उसको बोर्ड से बैकिंग है, उसको जितनी ज़्यादा टीम से बैकिंग है, लेकिन फिर भी मैं इस बात का एडवोकेट हूँ कि मुझे आई विल नॉट बी सरप्राइज कि वन डे वन फाइन डे अगर आप सुबह उठे और पता चले कि बाबर आजम कप्तान नहीं रहे। मेरे ख्याल में ही नोज दैट इज़ वेल कि ऐसा हो सकता है। तो अभी उनको पता चला है, वैसे समझदार हो गए। देखिए, एक्सपीरियंस के साथ, टाइम के साथ ही लर्न्स एंड ही नोज के बोर्ड के अंदर भी कुछ लोग मतलब उनकी कैप्टनसी को लेके कंसर्न है और मतलब अपना कंसर्न पार करते रहते हैं। और फिर उनको पता है मीडिया में भी बहुत सारे लोग हैं जो उनकी कैप्टनसी को लेके कंसर्न है और कंसर्न अपने बार बार अपना कंसर्न शो करते हैं और बहुत हाई लेवल्स पे शो करते हैं, बहुत ऊंचे वॉल्यूम में शो करते हैं। तो मेरे ख्याल में उनको भी इस बात का अंदाज़ा है कि जब प्रेशर उन पे आएगा या प्रेशर बोर्ड पे आएगा तो ये किसी भी दिन कोई भी डिसीजन हो सकता है। बस एज फार एज हिज वनडे कैप्टनसी इज कंसर्न दैट विल बी इन ट्रैक। लेकिन T20 कैप्टनसी के बारे में ही इज़ राइट कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। सर, ये होना नहीं चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए, बहुत अनफॉर्चुनेट है। टेस्ट के हवाले से होना चाहिए। किरण, अच्छा छोड़े इस डिस्कशन को खत्म करते हैं। अब कल मैच का, आज मैच भी है, उसके हवाले से भी बात करते हैं। आज 9 बजे कज़ाफी स्टेडियम में मैच खेला जाएगा। आपके मुताबिक क्या कोई टीम फॉर्मेशन होनी चाहिए और किस तरीके से बाबर आजम को टीम को लेकर मैदान में उतरना चाहिए? कौन कौन से खिलाड़ियों को आज देख रही हैं वो पाकिस्तान की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे? देखिए, बैटिंग में तो बाबर और रिजवान ही ओपनिंग करेंगे। वो तो डेफिनेट क्लियर हो गया, वो तो रोजे रोशन की तरह आया है। अगर हम पेसर्स की जानिब जाते हैं या बॉलिंग की तरफ जाते हैं तो वो शहीन शाह अफरीदी आपको लीड करते हुए दिखाई देंगे। ठीक हो गया। जमान खान जो है वो भी आपको एक्शन में मुझे लगता है कि दिखाई देंगे। मोहम्मद नवाज भी होंगे और मोहम्मद हारिस भी शामिल ही हैं। तो अब देखना ये होगा कि दूसरी जानिब फखर और इफ्तिखार जो है वो कैसे टीम में अपनी जगह बनाते हैं, वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं, क्योंकि इमाद वसीम भी ऑलराउंडर है आपके पास और जो दूसरे नसीम शाह है वो तो डेफिनेटली आपके साथ फास्ट बॉलिंग में जो है आपके शहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह वो आपके आ जाएंगे। जमान खान जो है वो आपके स्पिन और उसमें आ जाएंगे। तो अब देखना ये होगा कि किस तरीके से आज एक टीम कम्बिनेशन करते दिखाई देती है। ओपनिंग तो वो 2 करेंगे, बॉलिंग में ये आपके पास आ जाते हैं, लेकिन मिडिल ऑर्डर है वहां पे थोड़ा सा हमें लैग दिखाई दे रही है कि वहां पे आज टीम जो है कौन सा खिलाड़ी किस नंबर पे जाएगा।
जवाद, आप क्या समझते हैं? किरण ने तो कुछ ऐसी बातें भी बताई हैं कि जब वो फ़खर जमान को कहती है कि फ़खर जमान किस तरह जगह बना पाएंगे, तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ इस बात पर। देखिए अपने अपने ओपिनियंस है। मेरे ख्याल में बहुत ऑब्वियस चॉइस है। बाबर रिजवान के साथ आपको फ़खर वुड बी 1 डाउन, 2 डाउन पे मेरे ख्याल में साइम, और 3 डाउन हारिस या इफ्तिखार, और 4 डाउन हारिस। मतलब ये स्लॉट्स चेंज हो सकती है। 6 प्लेयर्स ये हो गए। 7वां मेरे ख्याल में इमाद विल बी इन, शादाब विल बी इन। ये आपकी 8 स्लॉट्स हो गई। और आपकी जो 3 स्लॉट्स हैं, मेरे ख्याल में मेरा ओपिनियन ये है कि एक तो शाहीन शाह अफरीदी को चली जाएगी, ठीक हो दूसरी गया। स्लॉट एहसान उल्लाह को जानी चाहिए। उनकी जो परफॉर्मेंस उन्होंने पीएसएल में दी और फिर उसके बाद उन्होंने जो अफगानिस्तान में परफॉर्मेंस दी, और जो आखिरी स्लॉट है मेरे ख्याल में दैट इज़ समथिंग कि जो थोड़ा सा इवन आई एम नॉट श्योर कि वो क्या होने वाला है। फॉर मी दैट शुड गो टू हारिस रऊफ़, लेकिन वहाँ जमान खान को भी जा सकती है। तो मेरे ख्याल में चॉइसेस बहुत ऑब्वियस हैं। नवाज़ और फ़हीम अशरफ मुझे खेलते नज़र नहीं आ रहे एटलीस्ट इस फर्ले T20 के अंदर, और इसी तरह शान मसूद भी मुझे बेंच पे नज़र आ रहे हैं। और एक पेसर वो तो जो है बहुत ही बेंच में है ना। एग्जैक्टली माई पॉइंट के मुझे शान बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। आपको पता भी मैं उनकी बहुत तारीफ़ करता हूँ, बट द पॉइंट इसके इस स्लॉट में जिधर ऑलरेडी 5 ओपनर खेल रहे थे, शान की ज़रूरत नहीं थी। मेरे ख्याल में आपको एक और कोई प्लेयर स्लॉट आप करना बातों चाहिए बातों था। में नसीम शाह का नाम ही भूल गए यार। मैं आपको वही आने वाला था। मेरे ख्याल में मुझे नसीम शाह भी बेंच पे ही नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ दी, और उसके अलावा फिर जब रीसेंट अब पीएसएल। एग्जैक्टली जो रीसेंट पीएसएल भी था, फिर अफगानिस्तान में परफॉर्मेंस भी थी। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उन्होंने शायद इतना बुरा किया या नहीं किया ये क्वेश्चन नहीं है, एहसान ने बहुत अच्छा किया है। तो मेरे ख्याल में अपॉर्चुनिटी एहसान को जाएगी। और हारिस रऊफ़ के साथ मैं तो आई विल ऑलवेज बैक हारिस रऊफ़, आई विल डेफिनेटली प्ले हिम। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोगों को हारिस रऊफ़ नहीं पसंद, और वो उनकी स्लॉट जो है वो किसी और को देखना चाहते हैं जाने के लिए। तो मेरे ख्याल में आई विल नॉट बी ये कौन से सरप्राइज लोग कि हैं? हारिस पीएसएल के दौरान बहुत सारे एनालिस्ट को, बहुत सारे एंकर्स को, बहुत सारे रिपोर्टर्स को, बहुत सारे जर्नलिस्ट को हमने सुना, और उन्होंने हारिस को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किया कि उनकी मेंटल स्ट्रेंथ नहीं है, उनकी बॉल समझ में नहीं आ रही, उनसे बॉलिंग होनी। हालांकि पीएसएल से राइट बिफोर उन्होंने T20 का, मैंने पहले भी जिक्र किया था कि वर्ल्ड T20 कैप ऑफ द ईयर, मतलब उनको मिली है T20 टीम में, वो शामिल हुए हैं वर्ल्ड की। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा उसके साथ पेशेंस रखना चाहिए। 2 साल से आपका टॉप परफॉर्मर है। मैं हारिस को ही खिलाऊंगा, बट आई बिलीव कि वो वाला स्लॉट थोड़ा सा जो मुझे ना वल्नरेबल नज़र आ रहा है। अच्छा, किरण, क्या आप समझती हैं कि जिस तरह साइम अयूब की आपने बात की, हारिस की बात की, जवाद ने भी यही बात की, लेकिन दूसरी तरफ नवाज़ भी हैं, फ़हीम अशरफ भी हैं, एक्सपीरियंस भी है, दोस्ती यारी भी है, तो कहीं ये तो नहीं कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह कहा कि बाबर आजम कि मैं किसी किस्म का एक्सपेरिमेंट नहीं करूँगा, तो इन लड़कों को बैठा दिया जाए, क्योंकि बॉलर्स तो कहीं ना कहीं पे अपनी एडजस्टमेंट बना लेंगे, लेकिन हमें तो ज़्यादा कंसर्न है साइम अयूब और मोहम्मद हारिस का। देखिए, सैम और हारिस तो मुझे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब बात आपकी अपनी कैप्टेंसी में और अपनी चीज़ के ऊपर आती है, फिर आप वहाँ पे दोस्ती यारी सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जो बाबर आजम है वो दोस्ती को लेकर चलेंगे। वो देखेंगे कि मेरी टीम कहाँ पे स्टैंड कर रही है, क्योंकि अल्टीमेटली वो नहीं चाहेंगे कि उनकी टीम जो है हारे, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी उनके ऊपर प्रेशर है। तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो आप दोस्ती यारी को लेकर चलें और जो है टीम हारे और फिर उनके ऊपर उनकी कैप्टेंसी में क्वेश्चन मार्क आए। तो मुझे भी लग रहा है कि आपने जो पूछा कि बेंच में कौन थे, शान मसूद डेफिनेटली मुझे भी लग रहा है कि वो जो है, और नसीम शाह और इफ्तिखार भी मुझे इवन के बेंच पे ही दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है कि वो आज के मैच में बेंच पे ही होंगे। किरण के साथ, किरण की आवाज़ मेरे ख्याल है कोई इस वक्त डिस्टॉर्शन आ रही है। सर, किरण आप हमारी आवाज़ सुन सकती हैं? जी जी, मुझे आवाज आ रही है। जी आपको जी, आवाज? आप बता रही थी आपकी आवाज़। अच्छा, ठीक। जी, आप मुझसे पूछ रहे थे कि जो सैम और हारिस है, मुझे डेफिनेटली आज वो टीम पे उनका हिस्सा जो है दिखाई दे रहे हैं। बेंच में अलबत्ता शान, इफ्तिखार और नसीम शाह की, क्योंकि क्रेडिबिलिटी पे हमने बात की कि वो अफगानिस्तान में उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए, तो मुझे लगता है कि ये जो लोग हैं 3-4 ये हमें बेंच पे दिखाई देंगे। लेकिन फिर भी देखना होगा, क्योंकि हमारी टीम जैसे अनएक्सपेक्टेड है, तो बहुत सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड हो जाती हैं। तो बाबर आजम ने बहुत सारे सवालात तो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर कर ही दिए कि कौन-कौन खेलता हुआ दिखाई। लेकिन फिर भी ये होगा कि आज जब हमारी प्लेइंग 11 मैदान में उतरेगी, तो जो क्वेश्चंस हमारे जब और लोगों के माइंड में हैं, वो भी क्लियर हो जाएँगे। दूसरी जानिब अगर हम थोड़े-से न्यूज़ीलैंड की टीम की बात करते हैं, तो न्यूज़ीलैंड की टीम भी उनके कप्तान का कहना है कि उनके मुकाबले में पाकिस्तानी जो टीम है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बैलेंस है। इसमें ज़्यादा मैच विनिंग जो प्लेयर हैं, वो मौजूद हैं। लेकिन ये है कि हमें ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं हो जाना चाहिए। हमें बिल्कुल जो है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खेलना होगा और अपना बेस्ट देना होगा, ताकि
कोई मौका ही ना दें हम अगली टीम को अपने ऊपर हावी होने का। किरण, गॉट योर पॉइंट। जवाद, छोटा सा सवाल आपसे करूंगा ब्रेक में जाने से पहले। जो परफॉर्मेंस थी रिसेंटली जमान खान की, वो बहुत ही बेहतरीन थी अफगानिस्तान के खिलाफ। तो जमान खान और एहसानुल्लाह में से आपको एक चॉइस दी जाए तो आप किसको रखेंगे? एहसानुल्लाह डेफिनेटली। मतलब देखो, एहसान की एक तो मैं बार बार तारीफ़ इसलिए करता हूँ क्योंकि एक तो हाइटेड है, बहुत टॉल बॉलर है, शॉर्ट पिच बॉल बहुत अच्छा करता है, जमान भी अच्छा करता है। बट द पॉइंट इज़ कि जिस तरह का पेस है एहसान के पास, जिस तरह की हाइट है एहसान के पास, जिस तरह की लेंथ वो हिट करता है और जिस तरह के प्रोग्रेशन मुझे एहसान में नज़र आती है, मेरे ख्याल में वो एक्सेप्शनल है। आई होप कि ही स्टेज फिट, आई होप पीसीबी लुक्स आफ्टर हिम। ये आपको बहुत 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 तगड़ा बॉलर मिल गया है। ठीक, किरण खान और जवाद से आरिफ से डिस्कशन हुई हमारी, और किरण का सफ़र बहुत बहुत शुक्रिया। एक शॉर्ट सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हैं जवाद आरिफ से। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स बज़। और जवाद आरिफ, आपसे डिस्कशन का सिलसिला जारी था और हमने पाकिस्तान के स्क्वाड के हवाले से भी बात की कि कौन खेलना चाहिए, प्लेइंग 11 के हवाले से बात की। इसके अलावा हम बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात कर चुके हैं। लेकिन अब थोड़ा सा बात करते हैं टॉम लैथम के हवाले से, जो कि न्यूजीलैंड के कैप्टन हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान की टीम में बहुत सारे मैच विनर्स मौजूद हैं और न्यूजीलैंड की टीम उस तरह का एक्सपीरियंस नहीं रखती, नौजवान है। लेकिन एक पॉजिटिव एस्पेक्ट उन्होंने ये बताया न्यूजीलैंड टीम का कि न्यूजीलैंड टीम जान मारेगी क्योंकि नया ब्लड है और नए लड़के मौके की तलाश में थे, उनको मौका मिल गया और वो हर हालत में जो है यहाँ पर जीत की लगन से मैदान में उतरेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मेरे ख्याल में डिप्लीटेड स्क्वाड ज़रूर है न्यूजीलैंड का, क्योंकि केन विलियमसन इज़ आउट इंजर्ड। वो आईपीएल के दौरान जो उनको इंजरी हुई वो दैट लुक्स वेरी वेरी बैड। और मेरे ख्याल में उनका रॉन्ग, तो मेरे ख्याल में उनका मुझे वर्ल्ड कप जो है वो भी थोड़ा अप डाउट में नज़र आ रहा है। तो वी हियर्स टू विशिंग हिम कि यार होपफुली ही रिकवर्स वेल और वर्ल्ड कप खेलें, क्योंकि बहुत बड़ा प्लेयर है। जहाँ तक आपने यंगस्टर की बात की, मेरे ख्याल में देखो ये हम बार बार इस बार का जिक्र कर चुके हैं कि ये जितनी भी फॉरेन टीम्स हैं ना, ये मेथड टीम्स हैं, ये फ्यूचर को देख के चलने वाली टीम्स हैं। T20 वर्ल्ड कप आपका अभी गया, तो अब वो उन्होंने अपना पूरा का पूरा अंडरस्टैंड कि उनके कुछ प्लेयर आईपीएल में ज़रूर खेल रहे हैं, लेकिन ये सीरीज़ एज अ नेशन उनके लिए इंपॉर्टेंट ज़रूर है, लेकिन एज अ लॉन्ग टर्म ये उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए वो अपना सारा का सारा यंग प्लेयर्स को अपने उन्होंने भेजा ताकि अगले वर्ल्ड कप जो T20 आज से 2 साल के बाद आने वाला है उसके लिए प्रिपेयर करें। तो मेरे ख्याल में ज़ाहिर सी बात है, जो भी यंगस्टर अभी यहाँ पे आएगा वो यहाँ पे परफॉर्म करने की कोशिश करेगा, अपना पूरा देगा, 100% देगा, क्योंकि अगर वो यहाँ पे परफॉर्म करेगा और जब आपके मेन लड़के वापस आएंगे तो कुछ जो स्लॉट्स बनेंगे उनमें से यहीं से लड़के वहाँ पर डाले जाएंगे। तो मेरे ख्याल में इन लोगों को ईजी बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। आई एम श्योर कि वो लोग पूरी जान मारेंगे अपनी, लेकिन समहाउ मैं जो किस्सा किरण ने पहले बात की थी कि मेरे ख्याल में वी हैव द अपर हैंड इन टर्म्स ऑफ प्लेयर्स, वी हैव द अपर हैंड इन टर्म्स ऑफ हमारी जितनी हमारी होम कंडीशंस भी हैं। तो मेरे ख्याल में इट शुड बी रिलेटिवली ईजियर सीरीज़ फॉर पाकिस्तान। लेकिन यू नेवर नो विद यंगस्टर्स के कभी कौन कितना बड़ा स्टार निकला है उनमें से और कैसी किस तरह की परफॉर्मेंस। पाकिस्तान के खिलाफ तो हमेशा होता भी ऐसे ही है। बिल्कुल, आपने सही कहा। हमने पाकिस्तान की टीम माशाल्लाह, अगर हम हिस्ट्री में देखें ना, हिस्ट्री में जान के देखें तो पाकिस्तान की टीम के पास रिकॉर्ड है ये कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि बड़े से बड़ा प्लेयर हमने गिराया है ज़मीन पे और नए से नए प्लेयर को हमने आसमान पे चढ़ाया है। तो मेरे ख्याल में ये बात तो बिल्कुल सही कि हमारे पास रिकॉर्ड है इस चीज़। अच्छा, इमाद वसीम ने भी एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि बड़ी तगड़ी टीम है न्यूजीलैंड की, ठीक है नौजवान है, लेकिन आपको किसी भी टीम को लाइट नहीं लेना चाहिए और T20 क्रिकेट में सारी टीमें बड़ी बैलेंस होती हैं। तो मेरे ख्याल है किसी हद तक जो है पाकिस्तान के खेमे में भी ये तशवीश ज़रूर होगी कि इतना ज़्यादा लाइट नहीं लेना न्यूजीलैंड की टीम को। अगर हम लाइट ले लेंगे तो फिर रिजल्ट भी बड़ी लाइट होंगे पाकिस्तान के लिए। देखें, लाइट लेना भी चाहिए भी नहीं है, क्योंकि अभी वी आर कमिंग ऑफ द बैक ऑफ लॉस अगेंस्ट अफगानिस्तान और ये सेकंड ऑन द ट्रॉट जो है ना वो बहुत डिसहार्टनिंग हो जाएगी फैंस के लिए भी और टीम के मोराल के लिए भी बहुत ज़्यादा बुरी होगी। तो अल्लाह ना करे, मैं आई डोंट सी कि ऐसा कुछ होने वाला है इंशाल्लाह, मतलब ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अगैन इमाद का कंसर्न बिल्कुल ठीक है एंड ही ऑलवेज कम्स अप विद द राइट्स वर्ड्स। वो आपको बिल्कुल हमेशा तस्वीर के अच्छी साइड पर ही नज़र आएगा, अच्छी बात करते हुए नज़र आएगा। एंड आप जिस तरह थोड़ी देर कैप्टनसी की बात कर रहे थे तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो इन एंड आउट चल रही होती हैं। आई अंडरस्टैंड वेयर इज कमिंग फ्रॉम, लेकिन कंसर्न अच्छा उन्होंने पार्क किया और मेरे हमें लाइट किसी सूरत नहीं। और दूसरी जानिब नजम सेठी साहब ने भी एक बयान में कहा कि आप प्लेयर पावर्स की बात करते हैं तो पाकिस्तान टीम में किसी किस्म की प्लेयर पावर नहीं है, आप बेफिक्र रहें और प्लेयर पावर का कंसेप्ट जो है पाकिस्तान टीम में प्रिवेल नहीं करता। देखिए, मेरे ख्याल में तो ये तो इसको हम कैसे थे, ये सियासी बयान दिया उन्होंने ऐसा अनफॉर्चुनेटली नज़र देखने में नज़र नहीं आता, क्योंकि कुछ जगहों पे हमें ऐसा नज़र आता है कि प्लेयर्स को प्रेफर किया जाता है टीम्स के अंदर, स्क्वाड्स के अंदर
अगर प्लेइंग 11 में नहीं भी तो स्क्वाड में लाजमी लोगों को प्रेफर किया जाता है। तो मेरे ख्याल में प्लेयर पावर ये कहना कि नहीं है, दैट इज़ प्रॉबेबली नॉट राइट। कुछ हद तक है, लेकिन एज फार एज पाकिस्तान इज़ प्रॉस्परिंग, जब तक पाकिस्तान को फ़ायदा हो रहा है, आई डोंट थिंक दैट इज़ अ बैड थिंग। ठीक हो गया। अच्छा जवाद, अब आखिरी कुछ लम्हात चल रहे हैं और आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान के हवाले से खबर नहीं है, इस वजह से हमने कहा कि ये आखिर में डिस्कस करेंगे। सऊदी अरब जो है वो क्रिकेट की दुनिया की सबसे बड़ी लीग करवाने जा रहा है, सबसे एक्सपेंसिव लीग होगी वो, और इस हवाले से वो आईपीएल से राब्ते में हैं, आईपीएल के मालिकान से राब्ते में हैं, और शायद ये भी कहा जा रहा है कि आईपीएल में जो प्लेयर खेलते हैं इंडिया के, और वो पूरी दुनिया में कोई लीग नहीं खेलते क्योंकि उनको परमिशन नहीं होती, वो भी सऊदीया में जाके खेलेंगे। तो ये तो सऊदीया भी जो है अब क्रिकेट के मैदान में आ रहा है और लीग्स की भरमार होना स्टार्ट हो जाएगी। और आपको पता है सऊदीया अगर आ गया तो वो तो फिर भरमार करते हैं। देखिए ऐसा ही है, जब से MBS सॉरी मोहम्मद बिन सलमान जब से आए हैं, उन्होंने टेक ओवर किया है, तब से उन्होंने थोड़ी सी पॉलिटिकल रही, लेकिन मेरे ख्याल में आपके सवाल को बैकअप करेगी कि उनका जो है ना वो इकोनॉमी को देखने का नज़रिया थोड़ा सा डिफरेंट है। वो ऑयल बेस्ड इकोनॉमी से निकल के ना वो एक टूरिज़म बेस्ड इकोनॉमी पे जाना चाह रहे हैं, वो और एवेन्यूज़ खोलना चाह रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स की, अपॉर्चुनिटीज़ की अपने मुल्क के लिए। तो जाहिर है दिस एक्चुअली कुड बी वन पार्ट ऑफ दैट कि वो इसके थ्रू टीम्स को यहाँ पे लेके आए, प्लेयर्स को यहाँ पे लेके आए, फिर फॉरेनर्स को यहाँ पे ये भी लेके आए, लोग आए लीग्स देखने के लिए। और जहाँ तक पैसे की आपने बात की, आई एम नॉट सरप्राइज, दे हैव ऑल द मनी इन द वर्ल्ड टू बर्न, ऑयल मनी है उनके पास बेतहाशा, वो जितने ज़्यादा पैसे कोई मांगेगा वो देंगे। मेरे ख्याल में इट वुड बी अ स्पेक्टिकल अगर तो ऐसा कुछ लीग फॉर्मुलेट हो जाता है, इट वुड बी वेरी वेरी एक्साइटिंग। लेकिन एक छोटा सा मैं कंसर्न अपना पार करता चलूँ, विद ऑल दीज लीग्स आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट कहीं अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट कहीं डेड ना हो जाए। क्योंकि जिस तरह की IPL अभी आपने देखा कि कम से कम 50-60 दिन चलने वाली है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। आपकी PSL 20-25 दिन 30 दिन चली, फिर से बिग बैश आपकी 20-25-30 दिन चलती है। अब अगर आपकी ये सऊदी लीग भी चलेगी, BPL, SPL, CPL, मतलब अगर ये इतना ज़्यादा लीग्स चलेंगी तो आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट कहीं ना कहीं हर्ट हो रही होगी। और अगर इंटरनेशनल क्रिकेट हर्ट नहीं हो रही तो कहीं ना कहीं आपकी जो क्रिकेट है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होगी। तो मतलब ये मेरे लिए थोड़ा सा है एक डिफ़िकल्ट। अच्छा, मेरे लिए तो एक और भी कंसर्न है कि आप हमेशा से जो है ना थोड़ा सा पॉलिटिकली अगर इस चीज़ को देखा जाए, हम हमेशा जाते हैं सऊदीया के पास किसी न किसी एड में। अभी मैं IPL देख रहा हूँ, IPL में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है सऊदीया की, वो विजिट सऊदीज़ का ऐड चलाते हैं। और ये कंसर्न की बात नहीं है कि हमारे वो इतने करीब भी हैं, हमें इतना सपोर्ट भी करते हैं। क्रिकेट में हम इंडिया के लेवल पे ही हैं, कोई इतना बड़ा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। फाइनेंशियली वो थोड़े से तगड़े हैं, लेकिन फाइनेंशियली हमारी भी लीग एक बहुत तगड़ी लीग है। हम ऐसा मतलब तमाम तर असिस्ट कर सकते हैं सऊदीया को, लेकिन फिर भी देखें ना हमारी कमज़ोरी है कि हम अपने आप को बेचना नहीं जानते। अगलों ने बेच लिया, वो अपने प्लेयर्स भी वहाँ पे भेजेंगे, वो अपने फ्रेंचाइज के मालिकान भी भेजेंगे, और मशवरा भी उन्होंने इंडिया से किया। देखें कंसर्न ज़रूर है, लेकिन मैं बार बार इंडिया के बारे में जब भी पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन होता है, मैं एक ही बात करता हूँ कि आपने ये नहीं देखना कि दूसरी तरफ कौन है, आपने ये देखना है दूसरी तरफ इकॉनमी किसकी है, किस किस्म की इकॉनमी है, वहाँ पे कस्टमर बेस कितना बड़ा है। इंडिया अगर मिसाल के तौर पे सऊदी अरब यहाँ पे आके अगर कोई अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करता है तो आपका कस्टमर बेस बनता है तकरीबन 20-22-23 करोड़। वही प्रोजेक्ट जब आपका इंडिया में लॉन्च होगा तो कस्टमर बेस बनेगा 1.5 अरब। तो इन्वेस्टर्स के लिए, किसी भी इकोनॉमिस्ट के लिए सेंसिबल चीज़ क्या है कि कहाँ पे लॉन्च करेगा जहाँ पे कस्टमर बेस आपकी बड़ी हो। आई अंडरस्टैंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम कि वो हमारे साथ उनकी दोस्ती है, हमारे साथ उनके सारे रवाबित है, लेकिन मेरे ख्याल में दे ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस के इकोनॉमी कहाँ है, मार्केट बड़ी कौन सी है, पेनिट्रेशन कहाँ ज़्यादा मिलेगी। और फिर आपको पता है इंडिया के कुछ ऐसे बायर्स ओनर्स हैं जो टीम्स के दे आर प्रॉब्ली वन टॉप 10 रिचेस्ट लीग और दुनिया के रिचेस्ट लोगों की लीग में भी आते हैं वो लोग। तो मेरे ख्याल में दिस इज़ अ स्मार्ट मूव बाय MBS एंड ये आगे चल के उनको फ़ायदा ही। बहुत शुक्रिया, जवाद ज़ारफ हमारे साथ मौजूद थे और आज हम डिस्कशन की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होगी, तब तक लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।